सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं सुदानं सर्वधर्मशासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभुग्रतां ज्ञातारं तत्त्वानां वन्दे तत्वार्थ सूत्र के आधार से तत्वार्थ सूत्र की है बहुत उत्कृष्ट टीका तत्वार्थ राजवार्तिक ये अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। और इस चर्चा में जो जम्बू द्वीप और मध्यलोक की चर्चा अपनी यहाँ हो रही थी, इस संदर्भ में हमने आपको पिछले अध्याय में ये बात कही थी कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठें। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोग कॉपी पेन लेकर के होंगे अभी आज, तो हम कोशिश कर सकते हैं हाँ जी ड्रॉ करना, वापस बनाने की कोशिश कर सकते हैं किस तरह से ये जम्बू द्वीप की रचना है, क्योंकि जब तक अपने हाथ से आप लोग नहीं बनाएंगे तब तक उस चीज़ के वास्तविक स्वरूप हमारे ख्याल में नहीं आ पाएगा। देखिए, तैयार हैं क्या आप लोग सब? हाँ जी। पिछली बार जो बनाया था वहीं से शुरू कर रहे हैं कि नया है ये? नहीं, पिछली बार जो बतलाया था वहीं से पूरा शुरू कर रहा हूँ मैं, और पूरा बनाऊंगा अभी चित्र। जो जो बातें मेरे को यहाँ इसके संदर्भ में बतलानी है, पूरा जम्बू द्वीप का चित्र बनाना है अपने को, कैसा बनेगा। इस सूत्र की चर्चा अपन करेंगे। समझ लीजिए आप, सूत्र कौन से तक बात करूं मैं? 27, 32 नंबर सूत्र तक की चर्चा हो जाएगी आपके इस नक्शे में। यही नक्शा काम आएगा फिर, जो आप लोगों के बनाया जाए। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? पेज नंबर क्या है? पेज नंबर तो इसमें कुछ नहीं है अभी। नंबर अपना यहाँ है 383 पेज नंबर है। लेकिन आप लोग सभी एक गोला बना लीजिए, और जब पूरा हो जाए तो मेरे को कह दीजिए कि हाँ बन गया है। एक राउंड बनाइए आप। कितनी बड़ी साइज का बनाएंगे आप? जितना बड़ा आपका पेज है उतना बड़ा आप एक गोला बना दीजिए, पेज की चौड़ाई के बराबर। पूरा गोला आपने यदि खींच दिया हो राउंड शेप में, सर्कल बनाना है एक। बन गया? इस सर्कल को हम आज के बाद जब भी इस सर्कल की चर्चा करेंगे, इस गोले की चर्चा करेंगे, इसके बारे में जब भी कहेंगे तो इसे जम्बू द्वीप कह करके पुकारेंगे। अब आपके सामने जो ये गोला बन गया है, ये गोला मात्र नहीं है, यह पूरा जम्बू द्वीप है। बराबर बन गया है सभी का? हाँ जी। अब इस गोला जो आपने ये खींचा है, इस गोले में आपको देखिए एक डॉट लगाइए बिल्कुल सेंटर में। सेंटर में आपको एक बहुत बारीक सी बिंदी लगानी है। जो बिंदी आपने ये बारीक सी लगाई है, इस बिंदी को कहते हैं सुमेरु पर्वत। मतलब समझ लीजिए आप, नियर अबाउट आपने जो ये गोला बनाया है उसकी तुलना में आपकी जो बीच की छोटी सी बिंदी है, ये बिंदी इतनी छोटी सी हो सकती है जितनी छोटी सर की बिंदी होती है। लेडीज जो सर में बिंदी लगाती हैं, वैसी बिंदी, वैसा गोल बिंदी एक बीच में बनाई जा सकती है। वहाँ खड़ा हुआ है सुमेरु नाम का पर्वत। अब ये जो गोला आपका बन गया है और बीच में जो गोला बना हुआ है, इस बीच के गोले से ऊपर की और बीच के गोले से नीचे की तरफ कुछ अपने को लाइनें खींचनी है।
कैसे लाइन खींचनी है आपको, गोले को टच नहीं करना है। अभी ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको। जैसे मान लीजिए यदि आपने 6 इंच का गोला बनाया है, उस गोले की दूरी लेफ्ट राइट या अप डाउन 6 इंच की है, ऐसा यदि हम माने। सबकी अलग अलग होगी, सबने हाथ से बनाया है, बिल्कुल एग्जैक्ट राउंड भी नहीं होगा। बनाया है या नहीं बनाया है मुझे ये तो बतला दें पहले, आप कर रहे हैं या नहीं, मैं मेहनत करूं तब तो। बना लिया है और करीब 6 इंच डायमीटर है। कुशल जी सर, आपके अलावा और किसने बनाया है मुझे बतलाएंगे? बनाया है उषा। हाँ मैंने आशा रमा ने बनाया है। बहुत बढ़िया। चलिए वापस, किसने मिस किया है? अभी मेरे से कोई कह रहे थे आपको एक गोला बनाना है बीच में, और गोले के बीच में एक और डॉट लगानी है। अब लाइनें खींचनी है आपको, थोड़ी सी चौड़ाई में होनी चाहिए लाइनें। माने समझ लीजिए आप, जैसे अपन एक पतली लाइन खींचते हैं ना, जो आपने जो गोला बनाया है, इस गोले में जो आपकी पेन की रेखा चली होगी, इतनी पतली लाइन नहीं, इससे थोड़ी सी मोटी लाइन को लेते हुए, इससे थोड़ी सी चौड़ी लाइन को लेते हुए लेफ्ट से शुरू करना है। सर्किल के लेफ्ट कॉर्नर पर से लेकर उसी के सामने स्थित राइट कॉर्नर तक आपको 6 लाइनें खींचनी हैं। वे 6 लाइनें सभी बराबर दूरी पर नहीं होगी। अभी मैं खिंचवाऊंगा आपसे, आप जल्दीबाजी भी नहीं करें, नहीं तो फिर थोड़ा सा ऐसा होगा कि क्या करें। अब पंडित जी आप, हाँ, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन करें, 1 सेंटीमीटर चौड़ी। आपने सर्कल कितना बड़ा लिया है? मेरा सर जो सर्कल लिया है वो 8.5 डायमीटर का है। 8.5 इंच? हाँ जी, आप बोले कि पूरे पेज में होना चाहिए, तो एक जो पेज है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 8.5 इंच है ना? हाँ जी। यदि 8.5 इंच है तो आप 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की लाइनें ले सकते हैं। आपको कैसे लेना है ये समझ लीजिए। टोटल 6 लाइनें खींची जाएगी इसके बीच में। ये 6 पर्वत होंगे, फिर इन पर्वतों के नाम लिखवाएंगे अभी हम। क्या करना है, आप पहले इस गोले के चारों तरफ दिशा लिख लीजिए। ऊपर लिखिए उत्तर दिशा, नॉर्थ। ऊपर की तरफ गोले के बाहर लगाना है आपको, नॉर्थ लिखना है। उसके नीचे की तरफ लिखना है आपको, बिल्कुल नीचे, गोले के नीचे डाउन में आके लिखना है बाहर की तरफ साउथ। गोले के बाहर राइट हैंड साइड में ईस्ट, ईस्ट लिख सकते हैं जी। अब गोले के बाहर लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए वेस्ट। ये आपने जो 6 लाइन बताई ना, तो वो दोनों साइड में 6 लाइन आएगी कि दोनों साइड में 3 आएगी? ऊपर नीचे दोनों साइड में 3 आएगी। अभी खींचनी नहीं है, खींच ली हो तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सबसे पहले दिशाएं लिखने के लिए इसीलिए कहा कि मैं आपको एग्जैक्ट बतला सकूं कौन सी दिशा से कौन सी दिशा तक जाना है। इसलिए सबसे पहले आपकी दिशा समझ में आ गई, कौन सी तरफ कौन सी दिशा होती है? ऊपर की तरफ राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, एंड टॉप नॉर्थ एंड बॉटम इज साउथ। हाँ, टॉप नॉर्थ और बॉटम में साउथ। ये सब सर्किल के बाहर लिखने हैं चारों। अब आपने जो बड़ा सर्किल बनाया है और उसके बीच में एक छोटा डॉट बनाया है, इन दोनों के बीच में अपर साइड और डाउन साइड, इन दोनों के बीच में 3 लाइनें आपको खींचनी है। ईस्ट से शुरू करना लाइन और वेस्ट तक खींचना, या वेस्ट से शुरू करना ईस्ट तक खींचना। ऐसी चौड़ी लाइनें होनी चाहिए जिन लाइनों की चौड़ाई समझिए आप 1 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। आपने यदि छोटा सर्किल बनाया है तो आधा सेंटीमीटर भी हो सकती है। इन लाइनों की चौड़ाई भी कह सकते हैं
और यदि आप एक लाइन पतली खींच रही है तो आप डबल लाइन बना करके उसे एक पर्वत जैसा एक आकार या रूप दे सकते हैं। मानो 6 पर्वत पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा तक फैले हुए इस पूरे जम्बू द्वीप में मौजूद हों। बराबर की दूरी पर है इन लाइनें? वैसे बराबर की दूरी पर तो नहीं है, लेकिन आप अभी बराबर की दूरी पर ही बना लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि आप बराबर की दूरी पर नहीं बनाएंगे तो फिर कितना कितना रेशो लेंगे वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी बराबर की दूरी पर ले लीजिए। बोलिए तो पर्वत के लिए क्या करें? देखिए, पर्वत की आकृति आपको बनानी है। पर्वत किस तरह से होते हैं, ऐसे शेप बनाते हैं ना छोटे छोटे से बच्चे। इस तरह की आकृति में आपको लेफ्ट से लेकर राइट तक लाइनें खींचनी है। मतलब वो लाइन नहीं है, एक्चुअल में वो पर्वत ही है। तो इसमें जो जब हम कहें कि जम्बू द्वीप में 6 लाइन खींची हुई है तो वास्तव में ये समझना कि जम्बू द्वीप में ये 6 पर्वत बने हुए हैं। ये का पूरा में? हाँ जी, ये के पूरे में बनाने का है कि कैसा करना? नहीं नहीं, आप देखिए 6 लाइनें खींचनी है। डॉट से ऊपर 3, बीच वाला सेंटर जो था ना, हाँ, सेंटर से ऊपर 3 लाइनें आएगी जो लेफ्ट से शुरू करके राइट तक चली जाएगी। लाइन कैसी होगी? लेफ्ट से शुरू करेंगे खींचना और राइट तक खींचेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। एक इसी तरह से कुछ दूर ऊपर चलकर फिर एक और लाइन, फिर कुछ दूर ऊपर चलकर एक और लाइन। 3 लाइनें हो गई, 3 हो गई। ऐसी सेंटर से नीचे की तरफ भी 3 लाइनें खींचिए आप। सेंटर से नीचे चलेंगे, लेफ्ट से लेकर राइट तक एक लाइन, फिर लेफ्ट से राइट तक दूसरी लाइन, फिर लेफ्ट से राइट तक तीसरी लाइन। कुल 6 लाइनें हो गई। आपने जो ये 6 लाइनें बनाई हैं, क्या आप इन 6 लाइनों को थोड़ी थोड़ी सी चौड़ाई दे सकते हैं? इनकी विड्थ बढ़ा सकते हैं? हाँ। मैं इसलिए बढ़ाने की कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इन पर्वतों के ऊपर सेंटर में सरोवर बनाने हैं। आप समझ पा रहे हैं? हाँ। यदि मैं लाइन की बात कहूँगा तो उस लाइन के ऊपर चौकोर सरोवर नहीं बना पाएंगे आप, इसलिए थोड़ी सी विड्थ ज्यादा ले लीजिए आप। उसकी मोटाई ज्यादा हो जाएगी थोड़ी सी लाइनों की, और पर्वत जैसी आकृति हो गई। हाँ पंडित जी, मतलब एक मगर वो नहीं समझ में आता है कि वो लाइन सभी लाइन में करनी है कि एक ही लाइन में करनी है? सभी लाइनों में, पूरी 6 लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे के पूरी लाइन में थोड़ी वाइट कर लें, राइट? हाँ बिल्कुल, वाइट कर लीजिए। 7 भाग हो। 7 भाग हो जाएंगे आपके पास में। हाँ, हाँ। और पर्वत के नाम लिखने के लिए ये सब, और अभी ये जो आपने जितना वाइट किया है, थोड़ी चौड़ाई चाहिए। सुनिए, हाँ अभी आपने जितना वाइट किया है ना इन लाइनों को, इन लाइनों के ऊपर यदि आप लिख पा रहे हो, यदि वहाँ डार्क अक्षरों में लिखा जा सकता हो, तो आप उस पर इन पर्वतों के नाम लिखिए। मैं पर्वतों के नाम बतलाता हूँ आपको। हाँ जी। मैं इन पर्वतों के नाम बतला रहा हूँ। क्या है इन पर्वतों के नाम? आप सूत्र नंबर 11 देख सकते हैं, पेज नंबर 383, तत्वार्थ राजवार्षिक का पेज नंबर 383, तत्वार्थ राजवार्षिक। सूत्र लिखा है 11 नंबर का सूत्र, तद विभाजिन है पूर्वा परायता। यहाँ तक तो बात छोड़ दीजिए, मतलब की बात नहीं है।
ये तो बात इतनी है, उनको विभाजित करने वाले पूर्व और पश्चिम तक फैले हुए, ये अर्थ हुआ इसका। फिर लिखा है हिमवन। अब साउथ की तरफ जो आपने पहली लाइन खींची थी ना, फर्स्ट लाइन जो साउथ की तरफ वाली है, अपनी तरफ वाली है, उसके ऊपर लिखिए आप नाम हिमवन। बुक में देख करके भी लिख सकते हैं। उस पर्वत के ऊपर लिखा जा सकता हो तो आप पर्वत के ऊपर लिखते हैं। पर्वत के ऊपर नहीं लिखा जा सकता हो तो वहां से एरो निकालें, एरो बाहर की तरफ, और वहां नाम लिखें कि यह हिमवन पर्वत है। हिमवन पर्वत इस समुद्र पर्वत के जो पहले सबसे पहले पास में है, वो सबसे पहले सुमेरु पर्वत के पास में नहीं, बॉटम में, बिल्कुल डाउन में। अच्छा डाउन, बिल्कुल साउथ में, बिल्कुल डाउन में। डाउन की तरफ से चलेंगे तो फर्स्ट उस पर लिखना है हिमवन। हिमवन देखिए, मैं वर्बली आपको सुना रहा हूँ और बनवा रहा हूँ, आसान काम नहीं है। आप लोगों का भरपूर सहयोग चाहिए। और आप लोग कहीं भी किसी भी जगह पर आपको कोई बात नहीं समझ में आए तो आप तुरंत पूछ ले रहे हैं आप क्या बना रहे हैं। इसके बारे में जब तक आप मुझे नहीं बतलाएंगे तब तक मुझे नहीं पता लगेगा कि क्या गलती होने की संभावना है। पिक्चर देख के करेंगे ना तो इजी होगा। हाँ, वही मैं कहने जा रही थी। हाँ, वो देख के करेंगे तो वो जैन भूगोल या जैन का किसी के पास पिक्चर हो ना, वो सामने रखे। हाँ, जम्बू द्वीप का। हाँ, जिनके पास में है वो सामने भी रख सकते हैं, और नहीं है वैसे ही बनाए। चलिए, हिमवन लिख दिया आपने। हाँ जी। डाउन से चलेंगे दूसरे पर्वत की तरफ, उसका नाम लिखिए महाहिमवन। पंडित जी, ये महाहिमवन है वो विजयार्थ पर्वत के बाद में है ना? नहीं, विजयार्थ तो अभी मैंने बतलाया ही नहीं। आप विजयार्थ की बात नहीं करें अभी। विजयार्थ के बाद तो हिमवन है। हिमवन था पहला वाला। हाँ, आप बदी ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन है। वो पहली नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इज हिमवन, उसके ऊपर सेकंड इज महाहिमवन, करेक्ट? हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपने खींची है ना, ये हाँ, वो इसमें डाउन साइड की और फर्स्ट का नाम है हिमवन, और फिर डाउन से फर्स्ट के बाद में जो सेकंड आएगी ऊपर की तरफ, उसका नाम है महाहिमवन। और उससे अप साइड देखेंगे तो तीसरी लाइन, तीसरे पर्वत का नाम है निषद। निषद पर्वत सुमेरु पर्वत के पास में खड़े होकर देखें तो साउथ में पहला पर्वत होता है, उसका नाम है निषद पर्वत। सुमेरु पर्वत पर खड़े हो जाइए बीच में आप सभी लोग। अब बीच में सुमेरु पर्वत पर खड़े होकर के साउथ की तरफ मुंह कीजिए। सब लोग खड़े हो गए सुमेरु पर्वत पर फटाफट फोटो खिंचवाने के लिए? हाँ जी। हाँ, अब साउथ की तरफ देखिए, फेस साउथ की तरफ सबका। तो आपको सबसे पहले देखिए, वहां से ऊपर पर्वत के ऊपर से देख रहे हैं अपन, साउथ की तरफ आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है निषद पर्वत। निषद पर्वत के बाहर बाद में थोड़ा सा दूर दिखाई महाहिमवन पर्वत। और सुमेरु पर्वत पर खड़े होकर के जब हम साउथ की तरफ बहुत दूर देख रहे हैं तो अंतिम पर्वत दिखाई दे रहा है हमारे को हिमवन पर्वत। ठीक है? हाँ जी। जिस तरह से इन 3 पर्वतों के नाम दिए हैं, इसी तरह से अपन आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ की तरफ देखें अपन, तो जो पर्वत था उसके ऊपर नाम लिखा हुआ नहीं दिख रहा अपने को। मेरू पर्वत पर खड़े हैं, टर्न हो गए हैं, पूरा टर्न ले लिया हमने। टर्न लेने के बाद अब जो पर्वत हमें दिखाई दे रहा है उसका नाम है नील पर्वत। आप लिख सकते हैं
नीचे से और ऊपर से। मेरू पर्वत मेरू पर्वत में के जो जस्ट वाला, मेरू पर्वत के जस्ट ऊपर वाला। यह नील पर्वत है। यह नील पर्वत निषद पर्वत के बराबर है। ठीक है। नील के बाद में रुक्मी, सूत्र देख करके नाम लिख सकते हैं। रुक्मी, रू आधा क और मी, रुक्मी। रुक्मी, रुकना किसी रुक्मी, रुक्मी। क आता है बीच में और म पर जो मात्रा लगी है वो लेफ्ट हैंड की तरफ वाली लगी है, छोटी। और लास्ट जो बच गया है अब, उसका नाम लिखिए शिखरी। शिखरी। हो गए हैं? 6 पर्वतों के नाम लिख लिए सभी ने? हाँ जी। अब इन 6 पर्वतों के बीच में जो जगह है वो कहलाते हैं क्षेत्र। क्षेत्रों के नाम लिखिए। सूत्र नंबर 10। इसी अध्याय का 10 नंबर का सूत्र खोल करके आपको नाम मिलेंगे, सारे अशुद्ध ना हो इसके लिए। सबसे पहले साउथ में पहला स्पेस, धनुष की आकृति वाला, उसमें बीच में आप नाम लिख सकते हैं भरत क्षेत्र। कोई दिक्कत आवे तो मेरे को वापस बता दें। साउथ की तरफ पहला क्षेत्र, जिसे हम अपने भाषा में ऐसा कह सकते हैं, हिमवन पर्वत के साउथ में और शेष 3 दिशाओं से राउंड शेप में लवण समुद्र से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र। भरत के बाद में क्या दिख रहा है आपको? भरत के बाद में क्या चीज दिख रही है? भरत क्षेत्र से जुड़ी हुई नॉर्थ की तरफ हिमवन पर्वत। हिमवन पर्वत। विजयार्थ तो मैंने बताया ही नहीं अभी। हाँ नहीं, ओके, हिमवन। जिनको विजयार्थ दिखाई दे रहा है वे अपना नहीं बना रहे हैं चित्र, वे बने बनाए चित्र को देख रहे हैं, इसलिए हो रही है प्रॉब्लम ना। जितना बतलाएं उतना ही। भरत क्षेत्र से नॉर्थ में सबसे पहले हिमवन पर्वत। अब हिमवन पर्वत और महाहिमवन पर्वत के बीच में, इन 2 पर्वतों के बीच में जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, उस क्षेत्र में आप लिख सकते हैं हेमवत क्षेत्र। है के ऊपर 2 मात्रा, म महावीर वाला, व वतन वाला, त तलवार वाला। है के ऊपर 2 मात्रा, म व त, हिमवत। हेमवत। हेमवत क्षेत्र कहाँ है बताइए? नॉर्थ साइड में हिमवन पर्वत और निषद पर्वत के बीच। हाँ, हिमवन और महाहिमवन पर्वत के बीच में। बहुत बढ़िया। हिमवन और महाहिमवन पर्वत के बीच में जो क्षेत्र है उसका नाम है हेमवत क्षेत्र। फिर आगे चलिए, महाहिमवन पर्वत और उसके आगे एक पर्वत का नाम क्या था? निषद। महाहिमवन और निषद पर्वत के बीच में आप लिख सकते हैं हरि क्षेत्र।
महाहिमवन पर्वत और निषद पर्वत के बीच में जो एरिया आपको अवेलेबल है उस पूरे एरिया का नाम हरि क्षेत्र है। इस पूरे एरिया को हरि क्षेत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। विदेह क्षेत्र लेफ्ट साइड की तरफ लिखिएगा, थोड़ा सा सेंटर में नहीं लिखे। निषद और नील पर्वत के बीच का एरिया विदेह क्षेत्र कहलाता है। आपको विदेह क्षेत्र लेफ्ट साइड में लिखना है। हाँ पंडित जी, मुझे लगता है राइट साइड में लिखना पड़ेगा। नहीं, आप कौन सी तरफ लिख रहे थे अभी तक? नहीं, अगर हम कहें कि नॉर्थ इज ऑन टॉप, साउथ इज इन द बॉटम, तो ईस्ट इज ऑन द राइट एंड वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट, तो फिर राइट साइड पे लिखना पड़ेगा विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र दोनों साइड है, राइट में भी है और लेफ्ट में भी, सेंटर वाला एरिया नहीं है। अच्छा, तो दोनों साइड में लिखे हम। दोनों साइड भी लिख सकते हैं आप, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सेंटर का बहुत बड़ा एरिया आपको निषद नील पर्वत के बीच में ब्लैंक रखना पड़ेगा, क्योंकि बीच का एरिया भोग भूमि का एरिया है जो विदेह क्षेत्र नहीं है। हाँ, ओके ओके। 4 क्षेत्रों के नाम लिख चुके हैं आप लोग। अच्छा, हाँ, तो बच्चे कर लेते हैं। विदेह के आगे चलते हैं। विदेह क्षेत्र किस किस के बीच में हुआ, कहाँ हुआ विदेह क्षेत्र, कौन से पर्वतों के बीच में है? नील और निषद। निषद और नील। निषद और नील ऑन द राइट एंड लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट गोला। ओके, निषद और नील पर्वत के बीच में। चलिए आगे, नील पर्वत के आगे बढ़ते हैं अपन। नील पर्वत से नॉर्थ में एक और पर्वत दिख रहा है, उसका नाम क्या है? रुक्मी। रुक्मी। नील और रुक्मी पर्वत के बीच में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है रम्यक क्षेत्र। क्षेत्र नंबर 5, 5वें नंबर का क्षेत्र रम्यक। शब्द ख्याल में यदि आपको नहीं आता हो तो सूत्र नंबर 10 देखें, पेज नंबर 380। सूत्र नंबर 10 रम्यक क्षेत्र, 5वां शब्द। रम्यक क्षेत्र के पश्चात नॉर्थ में कौन सा पर्वत दिख रहा है? शिखरी पर्वत। रुक्मी। रुक्मी दिख रहा है अभी तो, रम्यक क्षेत्र से जुड़ा हुआ। रुक्मी दिख रहा है ना? हाँ जी। ख्याल में आया औरों को? हाँ जी। अब रुक्मी और शिखरी। हाँ, नील पर्वत और रुक्मी के बीच वाला क्षेत्र रम्यक क्षेत्र। हाँ बराबर है। अभी रुक्मी पर्वत जो है इसके बाद में और शिखरी पर्वत के पहले, माने रुक्मी और शिखरी पर्वत के बीच में एक और क्षेत्र है जिस क्षेत्र का नाम है हैरण्यवत। हैरण्यवत। सूत्र नंबर 10 देख सकते हैं, है के ऊपर 2 मात्रा, रे, आदाने, य, व, त, हैरण्यवत। और शिखरी पर्वत के पश्चात नॉर्थ में धनुष की जैसी आकृति बनी हुई जो आपको दिखाई दे रही है, जो कि 3 साइड से लवण समुद्र और एक साइड से शिखरी पर्वत से घिरा हुआ है, उस क्षेत्र का नाम है ऐरावत क्षेत्र। हो गया? हाँ, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी।
7 क्षेत्र और 6 पर्वतों के नाम यदि किसी ने नहीं लिखे हों तो वो पहले मेरे से बात करें एक बार, यदि कहीं इसमें असुविधा हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। धीरे धीरे भरेंगे अपन इस चित्र को। सबने लिख लिए? हाँ लिख लिए। 6 पर्वत, 6 पर्वत और 7 क्षेत्र के नाम। चलिए अब सुनिए मेरी बात। ये जो आपने 6 पर्वत बनाए हैं ना, आपको पता है इन 6 पर्वतों के अंदर जो हिमवन पर्वत है, ये हिमवन पर्वत 100 योजन की हाइट वाला है। आप लिख सकते हैं साइड में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इनके बारे में, एरो बना करके लिख सकते हैं। हिमवन पर्वत 100 योजन की हाइट वाला। 100 100 योजन हाइट है उसकी। हिमवन, जैसे हिमवन पर्वत की हाइट 100 योजन की है, ठीक उसी प्रकार 100 योजन की हाइट लास्ट वाले नॉर्थ की तरफ चिखली पर्वत, एरावत क्षेत्र से जुड़े हुए पर्वत का नाम कौन सा था? चिखली पर्वत। शिखरी पर्वत, उस शिखरी पर्वत की हाइट भी 100 योजन है। दोनों 100 योजन के हो गए। हिमवन पर्वत और शिखरी पर्वत 100 योजन के हो गए। क्लियर? अब महाहिमवन पर्वत और रुक्मी पर्वत, इधर से सेकंड, साउथ से सेकंड और नॉर्थ की तरफ से आएंगे तो सेकंड, दोनों दिशाओं में नॉर्थ और साउथ में सेंटर वाला पर्वत, उसका नाम था महाहिमवन और ऊपर नाम था रुक्मी। ये दोनों पर्वतों की हाइट 200 योजन, 200 योजन। हिमवन से डबल हाइट है महाहिमवन की, 200 योजन। और रुक्मी की हाइट भी 200 योजन। बीच में 2 पर्वत हैं जिनका नाम था निषद और नील पर्वत। इन निषद और नील पर्वतों की हाइट 400 योजन, 400 योजन की इन पर्वतों की हाइट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? तो पूरा सिमेट्रिकल लगता है सर। हाँ बिल्कुल, इसी तरह का बना हुआ है आकृति में। चलिए अब ये जो पर्वतों के नाम आपने लिखे थे, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, इन 6 पर्वतों का जो स्वरूप है वो बड़ा विचित्र प्रकार का है। अभी हमने आपको हाइट बतलाई है ना? इस पूरी हाइट तक ये पर्वत लेफ्ट और राइट, या कहेंगे अपन नॉर्थ और साउथ, दोनों साइड से यदि किसी एक पर्वत को देखें तो ये पर्वत एक दीवार की तरह खड़े हुए हैं। इट मीन्स 100 योजन की हाइट वाला यह पर्वत ठीक उस प्रकार खड़ा हुआ है। हिमवन पर्वत 100 योजन की हाइट वाला ठीक इस प्रकार खड़ा हुआ है जिस प्रकार आप किसी भी 1-2 इंच चौड़ाई वाली बुक को बिल्कुल अपने टेबल पर खड़ा कर दीजिए, तो नीचे से ऊपर तक उस बुक की डेप्थ कहें, चौड़ाई कहें, क्या कहेंगे आप, विड्थ कहें, कितनी वाइड है वो, कितनी मोटी है, वो नीचे से ऊपर तक समान मोटाई वाली है ना, दीवार की तरह। नॉर्मली जो अपने पर्वत होते हैं दुनिया में, इस विश्व में हमने आज तक जितने भी पर्वत देखे होंगे, पर्वतों की चढ़ाई की होगी,
वो नीचे बॉटम में तो रहते हैं चौड़े हैं, और जैसे जैसे हाइट पर जाते जाते हैं वो नैरो होते चले जाते हैं। होता है ना ऐसा? हाँ जी, टोच पे स्मॉल होता पर्वत है। स्मॉल होती, ये ऐसे नहीं है। तो पंडित जी पर्वत कैसे बोला जाता है? वो दीवार की तरह है ना? बिल्कुल दीवार की तरह है। पर्वत नाम मस्त, क्योंकि इनके ऊपर कुछ शिखर बने हुए हैं, फिर कूट बने हुए हैं। 100 योजन की, 200 और 400 योजन बतलाई ना इनकी हाइट हमने। उसके बाद में कुछ इस शेप के अंदर जिस तरह के पर्वत अपने को दिखते हैं, उस तरह के कूट बने हुए हैं वहां। और दूसरी बात, जिस तरह से दुनिया में पर्वत होते हैं, वे किसी भी क्षेत्र की सीमा को अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं, आवागमन को अवरुद्ध करते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए पर्वत का उल्लंघन करके दूसरी तरफ सहज जाना पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह से भरत क्षेत्र का व्यक्ति हेमवत क्षेत्र की तरफ जाएगा तो उसको 100 योजन की हाइट वाले हिमवन पर्वत को पार करना पड़ेगा। तो संभव नहीं है उस व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक है, यहाँ तक सीधे खड़े हैं, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब जैसे दीवार की तरह खड़े हुए हैं ना सीधे, तो दीवार की तरह खड़े हुए सीधे पर्वत, इनमें से पहले पर्वत की अपन बात करें, हिमवन की, सोने जैसा है, गोल्ड, हेममय। हेम मतलब होता है स्वर्ण। सूत्र नंबर 12 है, 12 नंबर के सूत्र की चर्चा चल रही है एक प्रकार से यहाँ। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया। इस 12 नंबर के सूत्र में पूरा यह बतलाया है कि कौन कौन से कलर वाले ये पर्वत हैं। वस्तुतः ये कलर नहीं है, ये पूरा का पूरा पर्वत ही इसी चीज का, इसी धातु का बना हुआ है। हिमवन, सोने का पर्वत, गोल्ड का पर्वत, हाउ पॉसिबल? लगता है अपने को सोने का पर्वत कैसे होगा? पर्वत तो पत्थरों के ही होते हैं, पाषाण का होना चाहिए, धातु का पर्वत कैसे होगा? हमारे को सोना दुर्लभ लगता है, इसलिए सोने के पहाड़ की कल्पना हम नहीं कर पाते। किंतु एक बार मेरे कहने से आप इनका कलर नहीं लिख करके एक बार इनको इन धातुओं का ही मान करके देखिए, क्योंकि आगे एक और सूत्र दिया है, सूत्र नंबर 13, मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले चैतुल्य विस्तारा। पेज नंबर 384, पेज नंबर 384, सूत्र नंबर 1313। मणि, मणिया, विचित्र, विचित्र प्रकार की मणिया, पार्श्वा, दोनों तरफ मणियां जड़ी हुई है इसके। ये सूत्र हमारे को ये सोचने पर मजबूर करता है कि वे पर्वत पाषाण के नहीं होंगे, मिट्टी के नहीं होंगे, पत्थर के नहीं होंगे। वे पर्वत निश्चित तौर पर सोने चांदी आदि धातुओं के ही हो सकते हैं, क्योंकि जिन पर्वतों के दोनों तरफ मणियां जड़ी हुई हों, वे पर्वत धातुओं के हों, सोने चांदी के हों, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। हिमवन 100 योजन हाइट, स्वर्णमय। और हेममया 12 नंबर सूत्र देखिए, सूत्र नंबर 12 है। ज्यादा फास्ट तो नहीं बोलता हूँ ना मैं, आप लोग मेरे साथ साथ में दृष्टि घुमाते हैं या नहीं? मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ पहुँचते हैं नहीं आप लोग? हाँ जी, सूत्र में देखते हैं ना सब लोग। सूत्र नंबर 12 है, अंतिम शब्द देखिए, मयाह शब्द दिया है, मयाह। सूत्र नंबर 12 है, पेज नंबर 384।
12 नंबर सूत्र में अंतिम शब्द क्या दिया है? मयाह, हेम मयाह। पहले 6 शब्द दिए हैं, हेम, अर्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेम, मयाह। उस मय है, तन्मय है उससे, तादात्म्य है उससे, एकमेक है उससे। बस इसी सीरियल से आप 6 पर्वतों के ऊपर ये लिख सकते हैं, या स्मरण की दृष्टि से ये बात ध्यान में रख सकते हैं कि हिमवन पर्वत हेम वर्ण का, हेम मतलब स्वर्ण गोल्ड, महाहिमवन पर्वत अर्जुन, अर्जुन माने होता है चांदी सिल्वर। ठीक है, महाहिमवन हो गया। निषद पर्वत तपाए हुए स्वर्ण के कलर का, तपनीय। निषद भी स्वर्ण का है, स्वर्ण जैसा ही कलर है निषद का, स्वर्ण जैसा कलर वाला, पर स्वर्ण जैसा नहीं। स्वर्ण क्या कहें आपको, सोना ही है। भाषा इस प्रकार की प्रयोग की जाती है, एक्चुअल गोल्ड ही है। हाँ पंडित जी। हाँ हाँ, तो हिमवान पहले जो दिया है वो गोल्ड जैसा कहा आपने, पर वो जो तीसरा है तपनीयम है, मध्याह्न के मतलब दोपहर के सूर्य के समान वर्ण वाला। और ये तपनीय और हेम जो कहा है ना, लगभग एक जैसा ही कलर है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है बस। फर्स्ट वाला गोल्ड था और 3rd नंबर पर जो कहा है वो थोड़ा सा प्योर गोल्ड है, तपाए हुए 24 कैरेट का गोल्ड है, ऐसा समझ लीजिए आप। फर्स्ट वाला जो था 22 कैरेट, 24 फर्स्ट वाला जो था आंख निकला हुआ था, अशुद्ध सोना था। और 3rd वाला जो है ये तपनीय है, तपाया हुआ, 16 ताव लगा हुआ, 16 अग्नि लगा हुआ। 4th नंबर वैडूर्य, वैडूर्य नाम की एक मणि होती है जिसका कलर थोड़ा सा ब्लूइश शेड होता है इसका। तो उस कलर का है वैडूर्य। ये कौन सा पर्वत है वैडूर्य मणि के कलर का? वैडूर्य मणि में नील पर्वत। नील पर्वत, देखिए नाम से भी स्पष्ट दिख रहा है, नील। नील मतलब ब्लू, नीला, नीला वैडूर्य है ना। नील के बाद में पर्वत है रुक्मी, ये है रजत माने चांदी के कलर का। और फिर उसके बाद में है हेम मयाह माने शिखरी पर्वत है, फिर वापस स्वर्ण गोल्ड का। 6 पर्वत हो गए। सूत्र नंबर 12 कंप्लीट हो गया, सूत्र नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। हम लोग दोबारा भी पढ़ लेंगे एक बार इन सबको, पुस्तक से भी पढ़ेंगे, इनकी टीका भी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी ये बातें क्लियर होती जा रही है तो मैं आपको बतलाता जा रहा हूँ कि कहाँ तक अपन बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है पंडित जी, सभी पर्वतों के आगे पीछे मणि लगे हैं। हाँ बहुत सुंदर, सभी पर्वतों के आगे पीछे मणि लगे हुए हैं। क्षेत्र है बहुत नीचे, पर्वतों की हाइट है 100, 200, 400 योजन तक। क्लियर? आप यदि इसको 3D इमेज में देखें अपने माइंड में, क्योंकि ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है जो किसी भी प्रकार की आकृति बना सकता है। हम अपने ज्ञान लोक में अपने ज्ञान के माध्यम से यदि जम्बू द्वीप के इतने एरिया की 3D पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे दिमाग में एक सर्कल दिखेगा और 6 पर्वत सेम प्रोपोर्शनेट में अलग अलग 100 योजन, 200 योजन, 400 योजन, 400 योजन, 200 योजन, 100 योजन इतनी हाइट के, और बीच में डेप्थ में गहराई में नीचे पर्वतों से नीचे उतरकर आपको दिखाई दे रहे हैं क्षेत्र। क्या आप इस पूरी आकृति को सुमेरु पर्वत के ऊपर चढ़कर भी देख सकते हैं?
हाँ जी, तभी तभी 3D दिखाई देगा। हाँ जी। हाँ वो जी। जो मेरू पर्वत के टॉप पे पहुंचेंगे तभी ये सब 3D में दिखाई देगा, वो वास्टनेस, डेप्थ और हाइट और लेंथ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखिए, जो आपने 6 पर्वत बनाए थे, इन 6 पर्वतों के ऊपर छोटे छोटे से आप चौकोर, आयताकार, रेक्टेंगल शेप में आप बना दीजिए, अपने फोटोग्राफ्स की तरह है आकृतियां, कुंड बना दीजिए इन पर्वतों के ऊपर, जिन्हें कहेंगे हम सरोवर। चौकोर आकृति बनानी है, जस्ट लाइक समझ लीजिए आप अपने मोबाइल को आड़ा रख दीजिए तो जो आकृति होगी आपके मोबाइल की, समझ गए ना आप? रेक्टेंगल जैसा। हाँ, रेक्टेंगल शेप में। ये रेक्टेंगल शेप में आपने हिमवन पर्वत के ऊपर जितना बनाया है, महाहिमवन पर्वत के ऊपर थोड़ी सी उसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा कर दीजिए। निशद पर्वत के ऊपर थोड़ी सी और लंबाई चौड़ाई ज्यादा जाएगी। कितने बनाना है? एक? हाँ, एक क्या जाएगा एक पर्वत पर? एक पर्वत पे एक होगा। एक्चुअल में तो डबल डबल है, सच बात तो ये है। अब अपन यदि डबल बनाने की स्थिति अपनी नहीं हो, वहाँ अपने कॉपी के पेज पर, अपनी शीट पर यदि डबल बनाने की स्थिति ना हो, तो आप थोड़ा तो बड़ा तो बनाइए जिससे अपने को लगे कि ख्याल में आए क्या है स्थिति। डबल का मतलब जैसा था हर एक पर्वत पर एक ही है कि एक ही है? हर एक पर्वत पर सेंटर में एक एक ही है। अच्छा, सेंटर में 6 पद्म है, 6 ग्रह हैं, 6 सरोवर हैं। सेंटर में है। सेंटर में है, सभी पर्वतों के सेंटर में है। इनकी डेप्थ भी है, इनकी लंबाई चौड़ाई भी है, इनकी विशिष्ट प्रकार की आकृति है। अब मुझे लगता है इतनी यदि आप लोगों ने बना ली हो तो मुझे घड़ी दिख गई है। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी होगी, तो आप लोग दोबारा इसको एक बार देखें और जितनी बातें आपने यहाँ लिखी है, इन सब बातों को हमारे 6 पर्वत और 7 क्षेत्र और इसके अतिरिक्त सूत्र नंबर 14 में दिए हैं 6 सरोवरों के नाम क्रम से आप लिख लें तो अच्छी बात है, नहीं तो इतनी बातें कम से कम आप कल के स्वाध्याय के लिए याद करके बैठें, फिर हम आगे की रचना की चर्चा करेंगे। ठीक है ना? समय अपना हो गया है, आप लोग इसकी पूरी तैयारी के साथ में बैठे हैं। सच में एक बार पूरा चित्र बनने के बाद में आपको बड़ा मजा आएगा जब अपन उस चित्र के बारे में एक्सरसाइज करेंगे, कौन सी चीज कहाँ है, वो चीज पक्की हो जाएगी आप लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए। अभी ये सूत्र याद भी रह जाएंगे ना, वो जब देखते से ही कितना सूत्र याद रह जाएंगे। चलिए जनवाणी स्तुति बोलते हैं। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। 9 वर्णों का मंत्र।